नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है और जिसको मीडिया ने एकदम इग्नोर किया है। अंदर के पृष्ठों पर अखबारों में है वो खबर, टेलीविजन चैनलों से नदारद है और सिर्फ सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब के चैनलों पर है, सत्य हिंदी जैसे चैनलों पर है, वायर जैसे चैनलों पर है, लेकिन वो हमारे सामाजिक डिस्कोर्स से गायब है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस समय, जिस समय हम ये आपसे बात कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों में ऐसा हो चुका है कि जो हमारा प्रसारण का और सूचना को पहुंचाने का तंत्र है, चाहे उसमें अखबार हो प्रिंट के, चाहे टेलीविजन हो और चाहे इंटरनेट के दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इन पर बहुत बड़े पैमाने पर वर्तमान जो सत्ता है उसका लगभग एब्सोल्यूट सा नियंत्रण है। तो ये उतने तक ही जा सकता है जितने तक जाने की वो गुंजाइश अभी उनसे छूटी हुई है पूरा कब्जा करने में। और नतीजा ये होता है कि सामाजिक डिस्कोर्स उन चीज़ों का बनता है जिनको सत्ता चाहती है। जैसे वो इस समय चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसको विजय मिले, इसलिए ऐसे मुद्दे जो वो उठाती है उन पर चर्चा हो, उन पर हो भी रही है। जैसे एक जनसंख्या से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, उस पर चर्चा सारे मीडिया ने उसको अंगीकार कर लिया है और उसको आगे बढ़ाया है। और इस पूरे प्रकरण को जो कल 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में घटा, जिसमें बहुत व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, यहाँ तक कि वीडियो मौजूद है जिसमें एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस एक जिले का कह रहा है कि बीजेपी के विधायक के साथ बम और तमाम हथियार लेके हथियारबंद भीड़ ने उस पर हमला किया, उसकी टीम पर हमला किया, उसको चांटे लगाए, उसको झापड़ मारे और जो उसके अलावा चीजें की वो आप जानते हैं। बहुत जगहों से बहुत सारी एफआईआर हुई हैं जिसमें जो उसमें मतदान करने वाले वीडियो और पंचायत के चुनाव में बहुत सीमित लोग मतदान करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं, बीडीसी वगैरह करते हैं। तो उन लोगों के अपहरण करने, उनको पीटे जाने, उनको गायब कर देने, उनको समर्थक के तौर पर पर्चा न भरने देने या प्रत्याशी के तौर पर पर्चा न भरने देने, इस तरह की व्यापक हिंसा हुई है। गोलीबार भी हुआ है। आज एक खबर अभी आई है कि यहीं कासगंज में एक जोड़ा जा रहा था, इसी तरह की मारपीट में उसमें से महिला को गोली आर पार उसके पेट से हो गई। वो काफी देर तक सड़क पर वो लोग तड़पते रहे। वीडियो बहुत ही दर्दनाक है और अभी तक उस मामले में, ये कल की घटना है, वो बेचारी अस्पताल में है, अभी तक इसमें मुकदमा भी नहीं लिखा गया है। एक और जिले में एक पत्रकार को एक नौजवान सीडीओ, एक 2017 का आईएएस ऑफिसर उछल उछल कर पीटते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे वो बॉक्सिंग कर रहा हो या क्या कर रहा हो, और दूसरे लोग भी उसको जाके पीट रहे हैं। एक स्थानीय पत्रकार है। अभी खबर आई है कि उस मामले में प्रशासन ने दबाव डाल के पत्रकार से सुलह करा दी है और एक गोलमोल सी रिपोर्ट एफआईआर लिख ली गई है जो अज्ञात लोगों के खिलाफ है। तो पूरे प्रदेश में इस तरह से एक बहुत बड़ी, एक व्यापक, सुनियोजित, खुलेआम प्रशासनिक हिंसा और गुंडों के जरिए की गई हिंसा के साए में ये चुनाव हुए और जिसमें बहुत तरह की लोगों को चोटें लगी, बहुत से मुकदमे हुए, लेकिन ये सब हमारे सामाजिक डिस्कोर्स से नदारद है। ठीक इसी वक्त इसी तरह की घटनाओं पर और उत्तर प्रदेश में अनवरत हो रही ऐसी घटनाओं पर एक संगठन है जिस पर हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बात करते हैं, सीसीजी नाम से। ये जो संगठन है, इन लोगों ने एक नया पत्र जुलाई 9 को 2021 को लिखा है। ये हमारे देश में प्रशासनिक सेवाओं में और डिफेंस वगैरह में काम कर चुके बहुत सीनियर अफसरों के द्वारा रिटायर होने के बाद बनाया हुआ संगठन है, जो देश में कानून के शासन को, कानून के कायदे के अनुसार चलाए जाने में जहां जहां जो बाधाएं आती हैं उन पर उनको इंगित करता है, उन पर सवाल खड़े करता है। ये लगातार अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत सीरियस पत्र लिखा है, बहुत डिटेल लिखा है, बहुत साहसिक पत्र भी है मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा वातावरण है जिसमें ऐसे बिंदु जो इस पत्र में उठाए गए हैं, इनको उठाने में लोग डरते हैं और उनको डरा दिया गया है। समाज में पत्रकार इससे डरते हैं, समाज में बातचीत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डरते हैं, राजनीतिक पार्टियां डरती हैं।
क्योंकि उनको इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन सीसीजी ने, जो कोई राजनीतिक किसी तरह की उसका एफिलिएशन नहीं है, वो सिर्फ संविधान और कानून की बात करता है, उसने ये बात की है। और उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों ने, जो इसमें सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इनके कामों से परोक्ष रूप से जुड़ते हैं, जो समाज के बड़े नाम हैं, ऐसे करीब 200 से ज्यादा लोगों ने इस पत्र के पक्ष में हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक, आप कह सकते हैं कि देश में प्रशासनिक सेवाओं और अन्य उच्च स्तर की प्रथम श्रेणी की सेवाओं में काम कर चुके, रिटायर्ड लोगों के विवेक का एक, आप कैसे, सामूहिक विवेक का एक प्रतिनिधित्व इस पत्र के माध्यम से हमारे आपके सामने है, जो आंखें खोलने वाला है। क्योंकि उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, अगर मैं उनको पढ़ूंगा तो वो बहुत बड़ा पत्र है, तो इस पूरे प्रोग्राम का समय वो ले लेगा। मेरा सौभाग्य है कि हम हमेशा की तरह सीसीजी में ही एक सिग्नेटरी और हमारे कार्यक्रमों में हमारे मित्र राजू शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस उत्तर प्रदेश कैडर के, उपलब्ध हैं। तो उन्हीं से इन चीजों पर सवाल करते हैं। और जो ये व्यापक हिंसा का माहौल हुआ है, जो हमारे जानकारी में इतने बड़े पैमाने पर 80 के दशक में, पिछली सदी में इस तरह के कुछ सीटों पर, अमेठी वगैरह में ऐसी हिंसा होती थी, कुछ और सीटें थी जिनमें बूथ कैप्चरिंग वगैरह की चर्चा होती थी, कुछ बिहार में कुछ सीटें थी, लेकिन पूरे प्रदेश में और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन लगा के इस तरह से लूटा जाए चुनावों को, ये तो सोच समझ से परे था। और उसमें इतना लोगों को दंड दिया जाए और ये सब खबरें न बने, ये और भी बड़ा दंड है हमारे सामाजिक परिवेश के लिए। तो बात करते हैं। आपका स्वागत है राजू शर्मा जी। सबसे पहले इस पत्र की प्रस्तावना के बारे में आप ही बताएं, चूंकि आप लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं और लोग इसको समझना बूझना चाहेंगे। जी, आपने परिचय तो दे दिया सीसीजी का। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप संविधान के अनुसार चलने को व्यवस्थापित करने या उसको सुरक्षित करने का बीड़ा है इस ग्रुप के पास। और जहाँ भी संवैधानिक मूल्य या संवैधानिक मान्यता या संविधान से जो पैदा कानून है उसकी मान्यता या उसका उल्लंघन होता है या उसका अतिक्रमण होता है, तो ये ग्रुप अपनी न केवल उसको जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके सामने पेश करता है या कार्रवाई की मांग करता है या सुझाव देता है, वो जनता के सामने भी इन मसौदों को रखता है, क्योंकि ये पूरे समाज का एक इशू है, मुद्दा है और महत्वपूर्ण पिछले 6-7 वर्षों में लगातार होता जा रहा है। तो कई साल हो गए संस्था को स्थापित हुए, लगभग 200 सदस्य इसमें हैं, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिस भी सेवा के हों। अधिकांश अभी तक भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा से हैं, लेकिन दरवाजे ये सभी के लिए खुले हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड हैं और जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं या जिनके बारे में चिंतित रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रुप जब कोई मसौदे पर, किसी मुद्दे पर अपनी राय जनता के समक्ष या खुले में व्यक्त करता है, तो वो एक बहुत गंभीर प्रोसेस, पद्धति के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है कि रात को बैठे और एक पत्र लिख दिया और सुबह सबके नाम से उसको निर्गत कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसी के बारे में बताऊं तो उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश कभी भी एक सुप्रशासन वाला प्रदेश नहीं रहा। हर तरह से किसी भी आप सूचकांक पे ले लें उसको, सामाजिक या लॉ एंड ऑर्डर या वगैरह, तो उसमें वो उसकी दशा काफ़ी ख़राब है। तो लेकिन ऐसा महसूस लोगों को है और कि पिछले 5-6 वर्षों में जो लाचारगी और जो बेचारगी और जो स्थितियां हैं वो लगभग संगठनात्मक स्तर पर बदतर होती जा रही है। और उनके पीछे जैसे कोई ऐसा नहीं है कि ये
एक्ट ऑफ ओमिशन है कि मतलब नहीं कर पा रहे, वैसा है। सुनियोजित तरीके से बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो इस पे एक उपसमिति या कुछ सदस्य जो हैं वो पिछले 6 महीनों से उत्तर प्रदेश की स्थितियां, पिछले 5 साल में 6 साल में प्रशासनिक स्थितियां, वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस पर विचार विमर्श करके डाटा कलेक्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे संबंधित से, और फिर एक मसौदा सामने आया। वो मसौदा सबके सामने रखा जाता है, लोग अपनी राय प्रकट करते हैं उस पर, उसमें संशोधन होते हैं और उसके बाद वो खोला जाता है हस्ताक्षर के लिए। और जो व्यक्ति उन 200 लोगों में से हस्ताक्षर करना चाहे वो करते हैं, और कुछ लोग अपने आप को रोक भी लेते हैं। तो इस पत्र में करीब 87 लोगों ने साइन किए, और इसके अलावा करीब 200 संगठन और व्यक्ति जिनके बड़े नामी ग्रामी समूह हैं, संगठन हैं, व्यक्ति हैं, हर क्षेत्र से, समाज के हर क्षेत्र से, उन्होंने भी इस पर अपना अनुमोदन व्यक्त किया है। इस तरह ये इसकी पृष्ठभूमि है। तभी इसमें जो पंचायत के चुनाव की जो हिंसा, अभी जो ब्लॉक प्रमुख और जो जिला अध्यक्ष में जो हिंसा वगैरह हुई है, उसका जिक्र उसमें नहीं है। दो चीजें मैं कहूँगा इसके महत्व के लिए कि इसमें जो 6 या 7 बिंदु लिखे गए हैं और उन पर काफी विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी एक तरह से खंगाल उसको किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि बताई गई है, और वो सारे तथ्य आधारित हैं, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स पे बेस्ड हैं, डेटा पे बेस्ड हैं। लेकिन एक उससे भी बड़ा काम जो इस तरह का पत्र करता है और जिसका असर समाज में होता है और होना चाहिए किसी भी स्वस्थ समाज में, वो ये है कि विस्मृति से के खिलाफ ये जाता है। यूं भी सूचना जहां अत्यधिक है, सोशल मीडिया वगैरह, तो चीजें भूलना उतनी ही तेजी से होता है। आप कल क्या कर रहे थे आपको याद नहीं रहता। तो विस्मृति एक बोझ है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और खास तौर से जब आप किसी ऐसी व्यवस्था में हैं या ऐसी संरचना में हैं जो कि आतताई है, या जो उत्पीड़क है, या जो तानाशाही की प्रवृत्ति रखती है, दबाने की प्रवृत्ति रखती है, जहाँ पर विसंगतियाँ ज्यादा हैं, विकृतियाँ ज्यादा हैं, जहाँ प्रशासन इंसाफ और कायदे और कानून का पालन नहीं करता, वहाँ ये विस्मृति और अधिक हो जाती है। और सुनियोजित तरीके से जो सत्ता है या सत्ता के जो विभिन्न अंग हैं, वो इस तरह से इवेंट या चीज़ों को करते रहते हैं कि ये विस्मृति बढ़ती जाए। तो इस तरह से एक फेहरिस्त उसमें पेश की गई है जो शायद काफ़ी लोग जिनको याद भी नहीं रहता, जैसे एनकाउंटर के बारे में विस्तृत आंकड़े किस तरह से एनकाउंटर वगैरह हुए, कितने एनकाउंटर हुए, सरकार की क्या नीति थी, पॉलिसी थी, एटसेट्रा। एनकाउंटर का पूरा विषय जो कि इस समय चेतना से लगभग उन लोगों के सिवाय जो एनकाउंटर के शिकार हुए या जिन परिवारों ने उसको झेला, लेकिन 6000 एनकाउंटर करने का एक दुंदुभी बजाई थी सरकार ने, और उसको ऐसे पेश किया था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश की, एनकाउंटर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनकाउंटर के बाद फिर जिक्र आया लव जिहाद का जो लॉ बनाया गया कन्वर्जन पर, और उसका कैसे इस्तेमाल हुआ, खराब इस्तेमाल हुआ उत्पीड़न करने के लिए। और 2-3 और उदाहरण देने के बाद, और जो कोविड में जो स्थिति रही और जो मृत्युएं हुई और सरकार का क्या रवैया रहा कि ये घोषणा कर दी गई कि प्रदेश में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और जो लोग शव पाए गए गंगा में या गंगा के किनारे, वो तो एक नॉर्मल तरीका है शव संस्कारों का,
जी सफाई दी। और ये भी किया, कप्पन जर्नलिस्ट हैं उनकी जो अभी तक लगातार वो जेल में हैं, उनके केस का जिक्र किया गया है। जी जी जी, ये भी जिक्र किया मामला। गया है कि जिन भी पत्रकारों ने या आम व्यक्तियों ने कोविड के समय या उससे पहले कोई भी इस तरह की सूचना प्रस्तुत की कि भाई मेरे ये यहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, तो उसमें तमाम सेडिशन और एंटी नेशनल वगैरह का चार्ज लगाकर एफआईआर की गई। और जो लोग बिल्कुल ही विस्मृति की स्थिति में चीजें पहुंच गई हैं, मतलब मैं भी अभी जिक्र करने में भूल रहा था उसको, शीतल जी, स्थितियां यहाँ तक हो गई। आप याद करें जब सीएए का एजिटेशन चल रहा था तो यूपी के विभिन्न शहरों में, लखनऊ में, कानपुर में, शाहीन बाग किस्म के वहाँ के बगीचों में इस तरह की महिलाएं ही लीड कर रही थी, बिल्कुल उसी एक मॉडल बन गया था। और उस समय आपको याद होगा कि उससे पहले जबरदस्त हिंसात्मक कार्रवाई पुलिस महकमे द्वारा की गई थी और 22 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अधिकांश मृत्यु गोली लगने से और पुलिस द्वारा फायरिंग करने से हुई है। 22 की संख्या कोई कम नहीं होती, बहुत बड़ी। और उसके बाद आपको याद होगा, जिसका जिक्र इस पत्र में है, कि कितनी एफआईआर, मेरे ख्याल से कई हजार एफआईआर उन एजिटेशंस या वो जो लोग आके वहाँ खड़े हो जाते थे या गाना गा देते थे उनके खिलाफ की गई। उनमें से कितने ही लोगों को नोटिस जारी किए गए, एक बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डिनेंस बना के उन लोगों को रिकवरी के नोटिस जारी किए गए। एक एडीएम जो कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, वो ये निर्धारित कर रहा था कि आप 2 लाख आपसे वसूली होगी या 1 लाख आपसे वसूली होगी, करीब 70-80 वसूली करने की कार्रवाई हुई। कई लोगों ने डर के पैसे जमा भी कर दिए। और बहुत और ये तब था, नोटिस लगाए गए, उनके चस्पा किया गया, उनके फोटो चस्पा किए गए उस पर दीवारों पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब 2-3 बार फटकारा इस सरकार को और कहा कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। उस ऑर्डिनेंस को अब जाकर मेरे ख्याल से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये जो रिकवरी करने की चेष्टा कर रहे हैं पुराना सब ठीक नहीं है, मना कर दिया। अब आप जो नए नियम बना रहे हैं उसके अंतर्गत करिए, लेकिन उसकी भी पड़ताल तो होगी। उसको तो भी कहा है कि हमारे पास सबमिट कीजिए, क्या नए नियम है आपके, क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि ये चीजें विस्मृति की दशा में समाज में पहुंचाने का काम यही उत्पीड़क तंत्र साथ साथ करता है, रोज नए कारनामे सामने लाकर या नई चीजें सामने लाकर। जैसे आज वो पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस कर दिया, फिर दुर्भाग्यवश अलकायदा के 2 टेररिस्ट भी मेरे ख्याल से लखनऊ में आज पकड़े गए हैं। अचानक जो एक शांति का दौर पाकिस्तान के साथ बन रहा था, वो न जाने क्यों एकदम से खलल में आ गया है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी में भी आप जरा चेक करिएगा, कुछ स्टेटमेंट्स जो सरकार ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को देखकर, वो मेरे कम से कम मुझे ये संकट में डाल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान जो है वो कुछ बहुत ही गलत है कि हम लोग देश में इस पे अलग से बात करेंगे ही जरूर, लेकिन तो ये चिट्ठी जो है, संक्षेप में मैं कहूँ तो चिट्ठी उन सारी चीजों का संकेत दे रही है जो एक समय में पिछले 4 वर्षों में लगातार उत्पीड़न के चरम जो सोपान थे उनको इंगित कर रही है। उस लिहाज से सरकार से मांग कर रही है कि आप इस चीज को बदलें। और साथ ही चूंकि ये विस्मृति की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो जनता को पुनः याद या संगठनों को पुनः याद दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जरा सा एक इसको हम लोग याद कर लें कि ये सच है कि ये जिस तरह से और जिस परिमाण में इस सरकार के वक्त हो रहा है और जितना विभत्स रूप से हो रहा है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये सच है कि ये शुरुआत इसके पहले भी हुई है, उसके पहले की सरकारों ने भी इस तरह से लोगों के अधिकारों पर, कानून की प्रणाली पर
प्रशासन चलाने के तरीके में बहुत सारे ऐसी चीजें, मिलती जुलती चीजें अपने जमाने में भी की, जिनसे इस धारा को बल मिला। और कई बार ये सरकार इन चीजों का इस्तेमाल करती है कि पहले भी तो होता था, या इनके लिए जो तर्क प्रणाली प्रस्तुत करते हैं वो ये कहते हैं उनके जमाने में तो आपने नहीं कहा वगैरह। तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा अतीत भी खंगाल लें, चूंकि आप भी एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश कैडर की वजह से राज्य सरकार में भी, केंद्र में भी रहे। तो पहले के जो मुख्यमंत्रीगण रहे और पहले इस तरह के चुनाव में और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा बहुत उसका भी वृतांत आप अपने अनुभव से देना चाहें तो जरा इस कार्यक्रम में रोचकता आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव, जो उथल पुथल राजनीतिक और सामाजिक शुरू हुई, वो जब विभिन्न निचली जातियां, छोटी जातियां और दलित लोग अपने आप को राजनीतिक रूप में एम्पावर करने की, सशक्त होने की चेष्टा में जुटे। कमजोर जातियां कहें तो ज्यादा बेहतर, कमजोर जातियां बेहतर शब्द है, पिछड़ी जातियां कहें, दलित और पिछड़ी जातियां। तो हमने जब सर्विस ज्वाइन की थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 82-83 में। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी, एक निरंतरता बनी रहती थी। तो जो टेम्परेचर थे और तापमान था गवर्नेंस का, वो समतल सा रहता था और चीजें नेगोशिएशन के माध्यम से, समझौते के माध्यम से, समझौते कुटिल किस्म के भी होते थे, गलत किस्म के भी होते थे, लेकिन उसके माध्यम से चीजें मैनेज की जाती थी जी। जब 1990 के बाद ये बदलाव शुरू हुआ तो हमने देखा है कि चाहे सरकार बसपा की रही या सपा की रही, तो जातिवाद तो एक लंबा प्रोसेस होता ही था। और उत्तर प्रदेश एक खास वहाँ पर एक चलन है कि वहाँ थाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो जनता है यूपी की सबसे ज्यादा त्रस्त रहती है कि उसके साथ जो एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं कि हमारी सुनवाई शब्द। मैं भी जब कलेक्टर रहा या एसडीएम रहा तो सुनवाई शब्द सबसे ज्यादा सुनने में आता था कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुनवाई थाने पे का ना होना, जिसका मतलब एफआईआर दर्ज ना होना, या आप उत्पीड़ित हैं और आप ही को 4 झापड़ मार के भेज दिया, वो सारी चीजें से त्रस्त रहते थे। हाँ, वो लेकिन चूंकि जातिगत तरीके से पोस्टिंग होती थी, थानेदार सारे, सपा के समय में एक जाति यादव के बहुत सारे हो गए। फिर बसपा आई तो दलितों ने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की, प्रतिकार के रूप में या एक रिएक्शन के रूप में। आप लोगों के इस अनवरत पत्र लेखन के जो केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियों के मामले में है, इस बार राज्य सरकार को सीधे सीधे आपने इंडाइटमेंट किया है। हम जो भारतीय इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा है, इस बार बहुत सारे नए लोग आपके इस पत्र के साथ जुड़े, लेकिन ऐसे समय में जब मीडिया ने और जो भी सूचना और प्रसारण के जो भी माध्यम हैं, उन सब पर एक जबरदस्त कब्जा है सत्ता का, और आपका स्वर भी उस तरह से सुनाई नहीं देता। हमारे जैसे पोर्टलों में और दूसरी जगहों में ही उसकी चर्चा होकर रह जाती है। हम आने वाले दिनों में क्या भविष्य देख रहे हैं? एक भारतीय समाज का, भारतीय विवेक का हम क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, अगर चीजें इतनी ही साफ और स्पष्ट होती सत्ता की नजर में, या जो इस समय ज्यादा शक्तिवान है उसकी नजर में, तो सत्ता ये सब बड़े आसानी से चलने देती कि वायर कुछ छाप रहा है, सत्येंद्र कुछ वीडियो कर रहा है, या कप्पन जैसे व्यक्ति या दूसरे जो जिसको वो सीडीओ, अभी उसकी जुमा 4 साल की नौकरी है और वो लाठी लेके उस पे एक कांस्टेबल से भी बदतर व्यवहार करता हुआ और पिल पड़ा है उसको, और इसलिए पीट रहा है कि वो फिल्म कर रहा है वहां पे जो हिंसा हो रही है चुनाव के समय में सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों को। ठीक। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसका मतलब जो सत्ता है वो इतनी अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। उसे भी लगता है कि ये
ये जो हमारा प्रभुता है, जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा कि क्या सब कुछ खत्म हो गया, मतलब विवेक शून्य हो गया, अगर अगर ये सही होता या अगर ये 100% असल होता तो फिर सत्ता फिर उत्पीड़न क्यों करे? जिसको जो कहना है कहते रहो, हमारा तो वर्चस्व है ही, हमारे तो 40% या 50% वो हैं ही, समर्थक हैं ही। ऐसा इंसान अपने भीतर अपने अंतस में क्या सोचता है उसके बारे में हमेशा एक भ्रम की स्थिति विशेष रूप से ऐसी सत्ता की नजर में रहती है जो जिसका ढांचा आतताई है, जिसका ढांचा नियंत्रण का है और जिसका ढांचा एकाधिकार का है, जहाँ पे पावर शक्ति शेयर नहीं होती, तो वो हमेशा उसको नागरिक को एक शक की नजर से देखती है, और जो नागरिक मुखर रूप से विरोध करता है तो वो एक दुश्मन हो जाता है, जिसे कहते हैं एंटी नेशनल, जिसे कहते हैं कि राष्ट्र के खिलाफ वगैरह, और फिर मुकदमे कायम होते हैं। तो मैं ये कहने की स्थिति में अपने को नहीं पाता कि हमारा समाज जो है वो विवेक शून्य हो गया, या जो काम जो चिट्ठियां जारी करता है ये जैसा ग्रुप, जिस तरह के वीडियो आप दिखाते हैं, जिस तरह के इंटरव्यू या लेख आते हैं, वो किसी बिल्कुल शून्य में खो जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति है। पहली बात तो हमको ये बहुत मोटा आंकड़ा देख लेना पड़ेगा कि ये सरकार अपने चरम सत्ता जो है वो अपने चरम में भी 37 से 40% जो लोग वोट करते हैं और केवल 67% ही वोट करते हैं, उनसे ज्यादा वोट नहीं पाती। तो कुल 24% जनसंख्या ही, वोटर की जनसंख्या 24 या 25% चरम की स्थिति में वोट दे रही है पक्ष में। और इसमें भी जो हमको अनुभव सिखाता है वो ये सिखाता है कि इस 25% में भी कम से कम 15 से 20% या इससे भी ज्यादा ऐसे होते हैं जो आखिरी वक्त पर अपना निर्णय करते हैं वोट देने का, और या किसी मतलब पीयर प्रेशर, आसपास के लोगों के प्रेशर के अंतर्गत आके वोट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये ख्याल है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और देश के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे इंसाफ का खंडन होता है, जहाँ पे इनजस्टिस होती है, उत्पीड़न होता है, जिन जिन जगहों में ये इलेक्शन की ज्यादतियां हुई पिछले 3-4 दिनों में, ये जो लोग देखते हैं वो बेवकूफ तो नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये इतना वृहद है और इतना कि उसको आप कितना भी उसका खनन कर लें, उसकी अंतिम चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। और जहां पर चीजें अनिर्णित हैं, मैं इसका अंत इस तरह से करूंगा कि जब समाज में बहस अनिर्णित है, हमारे देश में हमने 70 साल में जो एक स्वतंत्रता या एक जो डेमोक्रेसी या जो एक हमारे संवैधानिक मूल्य हैं वो कमाया है, वो 6-7 साल में समाप्त नहीं हो जाएगा, लोगों के ज़हन से वो खत्म नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का आम आदमी, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को तो मैं थोड़ा जानता हूं, चूंकि गांवों में और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ही लेकिन काम किया है, तो उसके साथ बैठ के उसके अंतर्मन की पहचान करने की चेष्टा की भी है और हो भी जाती है। और दूसरे, चूंकि मैं लेखक हूं तो इस तरफ मेरा रुझान या सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, तो मैं ये समझता हूं कि उसके भीतर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना, वो हो सकता है कि वो शब्दों में उसको व्यक्त नहीं करता या कह नहीं पाता, या डर के मारे चुप रहता है, या अपना वोट चुपचाप देता है। सही या गलत की पहचान, संवैधानिक और असंवैधानिक की पहचान, इंसाफ और इंसाफ को न करने की पहचान उसमें है। वो मुखर नहीं है, वो इतनी सशक्त नहीं है कि सरकार बदल दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें फिर पैसा भी आ जाता है, बाहुबल भी आ जाता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो
आप जो काम कर रहे हैं या सीसीजी जो काम कर रहा है, मैं उसको महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं कि उनके श्रोता हैं, उनके दर्शक हैं, और हम किसी शून्यता में नहीं बोल रहे हैं। हमने जो 70 साल में कमाया है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी जिसे कहते हैं ना कि वो पुराना भिडंगा सा मुहावरा है कि फिल्म अभी बाकी है। तो चलिए इसी के साथ आज इसको हम लोग समापन करते हैं। फिर हम लोग बहुत से विषय रोज पैदा हो रहे हैं, बात करनी ही होगी, फिर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।